गुड आफ्टरनून। नवंबर 2016 की बात है जब सारा देश जूझ रहा था नोटबंदी के कारण कैश की समस्या से। एक छोटा बच्चा 10 साल का बालक अपने पापा से जिद करता है कि पापा मुझे किड्ज़ेनिया जाना है। पापा बड़ी मुश्किलों से कैश का बंदोबस्त करते हैं और पूरी फैमिली एक कार में बैठकर किड्ज़ेनिया जाती है। रास्ते में बच्चा एक्सप्लेन करता है अपने पेरेंट्स को कि किड्ज़ेनिया के क्या फीडबैक्स उसे अपने फ्रेंड से मिले हैं, कैसे वो वहां जाकर खुद से पिज्ज़ा बनाएगा, पार्ले जी के बिस्किट्स बनाएगा एंड ऑल दैट। इसी बीच ईश्वर को कुछ और मंजूर था और एक क्रेन जो सामने से आ रही थी उस कार के अनफॉर्चुनेटली हेड ऑन कोलिजन हुआ। पिताजी ने बहुत कोशिश की सभी को बचाने की, बट चूंकि यह बच्चा कार में पीछे बैठा हुआ था, क्रेन का आगे का पोर्शन उस कार के पीछे गिरा और इस बच्चे का अप्पू का हाथ यहां से एम्प्यूट करना पड़ा। बहरहाल बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। एक दिन स्कूल से बहुत रोता हुआ घर आया। पिताजी ने पूछा क्या हुआ? बच्चे ने कहा पापा स्कूल में नया टीचर आया है, सबको पढ़ाता है, बस मुझे नहीं पढ़ाता। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, फीस तो हम भी पूरी देते हैं। पिताजी ने कहा चल। निकले। रास्ते में जब पिताजी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने पूछा बेटा ये टीचर पढ़ाता क्या है? बच्चे ने कहा जूडो कराटे। पिताजी सत्ते में आ गए। उन्होंने सोचा क्यों ना अब आधे रास्ते आ गए हैं, टीचर के पास चलते हैं, हो सकता है टीचर के पास कोई बेटर तरीका हो ना करने का। टीचर के पास गए, उससे पूछा कि सर ये मेरा बेटा है। टीचर ने ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा, बोला कहिए। बोला सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ाएं। टीचर ने कहा कि बस मेरी एक कंडीशन है। पिताजी ने कहा सर जो कंडीशन होगी हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा रुको पहले सुनो, मैं इसको कैसे भी सिखाऊं, कुछ भी सिखाऊं, मेरी कंडीशन है आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। पिताजी बड़े खुश प्रसन्नचित्त, मुझे क्या करना है, आपसे प्रश्न पूछ के आप इसे कृपया पढ़ाइए। अगले दिन बच्चा बड़ा खुश आया, 2 दिन बाद थोड़ा कम खुश आया, 3 दिन बाद और कम खुश आया और चौथे दिन तो फिर से रोते हुए आया। फिर पिताजी ने पूछा क्या हुआ? बच्चे ने कहा पहले दिन सर ने मुझे एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई। क्या सिखाया? उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने लेफ्ट हैंड से, इस बच्चे का ओनली हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से सामने वाले के राइट हैंड पर पूरी ताकत से मारो। उन्होंने कहा ओके। मुझे बड़ा मजा आया। दूसरे दिन फिर से यही हुआ, मैं थोड़ा बोर हुआ। तीसरे दिन वो बच्चा और बोर हो गया। चौथे दिन रोते हुए आया। पिताजी गए टीचर के पास। टीचर ने वहीं से बोला क्या कंडीशन थी? आप कुछ प्रश्न नहीं करेंगे। बेचारे पेरेंट्स वापस आ गए। अब कुछ दिन बाद एक स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ और उस स्टेट लेवल कंपटीशन में बच्चे ने कहा मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। पिताजी गए रिक्वेस्ट करने, टीचर को बोला कि सर कोई प्रश्न नहीं है, बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये बच्चा भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। टीचर ने कहा ओके और शुरू हुआ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, चारों के चारों राउंड ये बच्चा जीत गया क्योंकि सिर्फ एक ही चीज इसको आती थी और पूरा फोकस इसने उसी पर लगाया। अब हुआ फाइनल। अब फाइनल में एक हट्टा कट्टा गुरिल्ले टाइप का बच्चा इसके सामने रिंग में। पिताजी की तो जान निकल गई। पिताजी ने कहा वापस आ जा। टीचर ने कहा नहीं, गो फॉर इट। अब इस बच्चे को भी घबराहट हो गई।
इसने जो कुछ थोड़ा भोला इतने बड़े टूर्नामेंट में सीखा था, बाकी बच्चों को देख देख कर इसने खूब ट्राई किया। क्या हुआ? बुरी तरह से पिट गया, बहुत बुरी तरह से पिट गया। टीचर ने इशारा किया कि तुम्हें जितना सिखाया था सिर्फ उतना ही करो, जितना सिखाया था सिर्फ उतना ही करो। बच्चे ने फिर पूरी जान लगाकर अपने लेफ्ट हैंड को लेकर सामने वाले के राइट हैंड में मारा और वो जीत गया। जब वो जीत गया तो उसके बाद टीचर ने सबको बताया। क्या बताया? कि जूडो कराटे में एक ऐसा हुआ करता है कि जब भी सामने वाला आपके राइट हैंड पर मारे तो उसका एक ही उपाय है कि आप उसके राइट हैंड पर मारो, और इसका अप्पू का तो राइट हैंड था ही नहीं। तो क्या किया टीचर ने? टीचर ने उस बच्चे की निगेटिविटी को पॉजिटिव बना दिया। टीचर ने बच्चे की निगेटिविटी को पॉजिटिव बना दिया। सवाल यह नहीं है कि आपके अंदर पॉजिटिव है समथिंग या निगेटिव है, सवाल यह है कि क्या आपने अपना यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ पहचाना या नहीं पहचाना। क्या है आपके अंदर जो सिर्फ आपके अंदर है, जो हर किसी के अंदर नहीं है। जिस दिन आपने यह पहचान लिया, आपका करियर निश्चित है। और अगर पहचानने के बाद सही डायरेक्शन में आपने अपनी सारी हैबिट्स को, अपने सारे रिचुअल्स को, अपनी सारी प्रैक्टिसेस को सिर्फ एक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा दिया, तो क्या होगा? आपका टैलेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि करियर काउंसलिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का सिर्फ ये है कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज माई टैलेंट। फर्दर क्वेश्चन है हाउ कैन आई एनहांस माई टैलेंट। इन दोनों का आंसर इस कहानी में छुपा है। लेकिन सिर्फ यह कहानी इसी बात के लिए मैंने आपको नहीं बताई। आज इस कहानी का एक और उद्देश्य है, और यह जो आज का उद्देश्य है यह है, हम लोग क्वारंटाइन हैं, शटडाउन चल रहा है, तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए निगेटिव हो। आप लोग व्हाट्सएप पर सारी ये चर्चाएं सुनते हैं, कोई चावल के दाने गिन रहा है, कोई टिन टिनाटिन करके कितने बार एक गाने में शब्द आते हैं ये गिन रहा है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बच्चों से कुछ और है। मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव हो, लेकिन बच्चों, तुम्हारे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं हो सकती। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा था कि जब तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की बारी आएगी तो सारे लोग घरों में कैद हो जाएंगे, आप खेलने चाहो तो भी नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम, आपके पेरेंट्स, आपके मोटिवेटर्स, सब कुछ वहीं हैं। और तो और बीजेएस के लिए देखो, उन्होंने इतनी मेहनत करके ये करियर काउंसलिंग भी आपके रूम में कराई है, और आप अपने फोन पर मुझे देख रहे हो। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द गोल्डन पीरियड। अगर अभी आपने इस बात का फायदा नहीं उठाया तो आपको अपना करियर बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए लाइफ में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मजे की बात है, कुछ और बच्चों को कल मैं किसी और चैनल पर ये जानकारी दे रहा था, तो जो पेरेंट्स के आंसर आए वो बड़े अच्छे थे। पेरेंट्स ने कहा कि सर आपने ये सारे के सारे आइडियाज तो बच्चों को दिए अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन जब हमने अपने ऊपर उन सारे के सारे आपके रूल्स को अप्लाई किया तो हमें लगा कि शायद हम भी अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट तो बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा कि ये पॉइंट्स बाकी लोगों पर अप्लाई नहीं होंगे। तो मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अपने करियर को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए आपको अपना यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ पता हो। अब ये यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ पता कैसे चलेगा? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 है कि आप अपने अंदर झांक कर देखें। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, और इंट्रोस्पेक्शन के लिए अभी से अच्छा कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगेन आई रिपीट दिस। सेकेंड, आप अपनी फैमिली की हेल्प लें, वो आपको बता सकते हैं हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर योर थ्रेट्स। आपको सीरियसली लगता है
कि आपकी पूरी फैमिली आपके लिए इतना सारा कुछ बता पाए, उसके लिए आज से अच्छा कोई समय लाइफ में आपको कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स फ्री हैं, किसी के पास कोई बहाना नहीं है, आपके भाई बहन फ्री हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करोगे तो वो भी फ्री हैं। आप अपना शॉर्ट एनालिसिस अगर आज नहीं करेंगे तो लाइफ कभी आपको दूसरा इससे अच्छा मौका नहीं देगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इंट्रोस्पेक्शन, बेस्ट टाइम इज टुडे। सेकेंड मैंने आपको बताया, फैमिली एंड फ्रेंड्स से फीडबैक लेके, बेस्ट टाइम इज टुडे। एंड द थर्ड इज यूजिंग सम करियर काउंसलर्स और यूजिंग साइकोमेट्रिक एनालिसिस, एप्टीट्यूड टेस्ट। दीज आर द थर्ड थिंग जो शायद आप कर पाएंगे जैसे ही ये शटडाउन बंद होगा। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप प्लीज नंबर 1 और नंबर 2, आप इन 2 बातों को तो आज ही कर लें। बिल्कुल भी इसके लिए आप इंतजार ना करें। जो कुछ भी हेल्प मेरी आपसे हो सकती है वो मैं आपकी आज यहां करके जाऊंगा। वन मोर थिंग, आई डू नॉट हैव अ प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर दिस सेशन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो आप जो भी कमेंट्स यहां पर लिखेंगे, अभी तक आपके बहुत लाउडेटरी कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, अगर आप वो क्वेश्चन अभी यहां पर लिखेंगे तो मैं सबसे पहले आपके आंसर्स करना चाहूंगा। आप कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की लास्ट डेट चेंज हो गई है, कब की हो गई है, क्या हो गया है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे और आप उन सब्जेक्ट्स के हिसाब से कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या आपने अभी अभी 10th क्लास पास की है, आप कैसे चूज कर सकते हैं कि आपको साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है। जो भी आपके क्वेश्चंस हों, मैं ये चाहूंगा कि इस 1 घंटे में मैं आपको वो सारे की सारी चीजें देकर जाऊं। आप प्लीज ये ना सोचें कि मैं बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक फैमिली से बात कर रहा हूं, वो है आपकी। बाकी लोग क्या होगा क्या नहीं होगा आपका कंसर्न नहीं है। आप मुझे फ्रैंक होकर क्वेश्चन बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं, कैसे आप मेरा लाभ लेना चाहते हैं। बीजेएस ने बहुत मेहनत की है इस तरह का प्रोग्राम लेकर आने की, इतनी जल्दी में, जहां पर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब बीजेएस ने इतना मेहनत किया है तो मैं भी अपना पार्ट अदा करूं, और जिस भी बच्चे का, जिस भी पेरेंट का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन मैं इस माध्यम से आपको बता सकता हूं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट। व्हाट इज द राइट एज टू डिसाइड, किसी ने पूछा है। देखिए, कोई भी एज राइट एज नहीं होती। इसका और अच्छे से अगर आंसर देना है तो मैं आपको यह कह सकता हूं, जो भी आपकी एज है वो बेस्ट एज है डिसाइड करने की, क्योंकि सबसे अच्छी एज नहीं है, तारीख है। और वो तारीख मेरे हिसाब से है 3rd अप्रैल 2020। दिस इज द बेस्ट डेट फॉर यू टू डिसाइड योर करियर। और इफ एनीवन वुड लाइक टू चेंज देयर करियर, पेरेंट्स चेंज करना चाहते हैं, कोई मिड एज में अपना करियर चेंज करना चाहता है, अगेन दुनिया चेंज हो रही है, व्यापार का तरीका चेंज हो रहा है, हमारी आदतें चेंज हो रही हैं, इससे अच्छा चेंज का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेरी आपकी इस रिगार्ड में है, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर आई एम स्टूडेंट, मनीष जैन ने इंफॉर्मेशन दी है। मनीष, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपने बताया है 10th CBSE से आपने किया है, आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। प्रियंका त्यागी का, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन प्रियंका त्यागी का आ गया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, व्हाट शुड आई डू। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कोई भी कागज का टुकड़ा आपका करियर डिफाइन नहीं कर सकता प्रियंका। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है। आपके अंदर सचिन वाली स्ट्रेंथ है या आपके अंदर लता मंगेशकर वाली स्ट्रेंथ है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं बता सकता। प्लीज स्टॉप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ विद अ कागज का टुकड़ा। तो ढेरों करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। किसी ने लिखा है BSc इंडस्ट्रियल साइंस, आई एम अ BCA स्टूडेंट, आई हैव अ ग्रेट कंफ्यूजन चूजिंग बिटवीन MBA और MCA। देखिए, 2 बातें इसमें हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं,
अगर आपको लोगों के साथ बात करके मजा आता है, आपको पीपल मैनेजमेंट में मजा आता है, तो आप एमबीए में जाइए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक जगह रहकर 10 या 12 घंटे लैपटॉप पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं, तो शायद आप एमसीए में ज्यादा अच्छा करेंगे। आप ये मत देखिए कि किस चीज का क्या स्कोप है, स्कोप से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपसे। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो हर चीज में स्कोप है, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो भैया किसी चीज में कोई स्कोप नहीं है। आप अपनी कंसिस्टेंट नहीं हैं, मयंक राज बोल रहे हैं जादौन। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब आपके दिमाग में कोई गोल नहीं है, आपके दिमाग में कोई सपना नहीं है, आपके दिमाग में कोई जुनून नहीं है। प्लीज पैदा करो, बैठ के सोचो कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने और सो जाने के लिए पैदा हुए हैं, या कुछ कर दिखाना है। अगर आपको भी कुछ कर दिखाना है तो फाइंड आउट व्हाट इट इज, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ यू कैन शो योरसेल्फ। एक बात वो आपके दिमाग में आ गई तो कंसिस्टेंसी कहीं नहीं जाएगी। मयंक राज, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। क्या अच्छा हो जाएगा? करियर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से उस काम में लग जाएंगे। फाइंड आउट, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इट इज। कौन सा दुनिया में ऐसा काम है जो आप बिना किसी पैसे के करने को तैयार हो, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंटरेस्ट पर मत जाना, इंटरेस्ट पर मत जाना। किस पर जाना? जुनून पर जाना। क्या अंतर होता है इसमें, इंटरेस्ट में और जुनून में? व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरेस्ट फोकस करता है कि आपको क्या मिलेगा, और जुनून फोकस करता है कि आप क्या करोगे। इंटरेस्ट फोकस करता है किस पर? गेन पर। और जुनून फोकस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अगर आपको कार का बहुत शौक है, क्या है ये? आपका इंटरेस्ट है। फिर जुनून किसका है? जुनून उसका है जिसको कार के इंजन में भी इंटरेस्ट है, जिसको कार के इनर पार्ट्स में भी इंटरेस्ट है, कार काम कैसे करती है, वो थर्मोडायनामिक्स के लॉज में भी इंटरेस्ट है। तो भैया अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट है, जुनून नहीं है, तो कभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने मत चले जाना। आप पूरे 4 साल निकाल नहीं पाओगे। आपको फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, आपको वो ग्लैमर दिखता है, वो स्टेज दिखती है। अरे भैया, जब तक आपको सिलाई में, बटन में, डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं हो, फैशन डिजाइन करने मत चले जाना। फैशन डिजाइन वाले रैंप पर नहीं घूमा करते, वहां तो सिर्फ मॉडल्स ही दिखते हैं। व्हाट इज अ गुड ऑप्शन आफ्टर एमबीए इन लॉजिस्टिक्स? देखिए, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स के बाद ढेरों ऑप्शंस हैं। लगभग आप समझिए सारी की सारी कंपनीज आज की डेट में लॉजिस्टिक्स में परेशान हैं। खासतौर से जितनी भी नई कंपनियां हैं, रिटेल की जितनी कंपनीज हैं, सभी कंपनीज में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है लॉजिस्टिक्स की। लेकिन समस्या थोड़ी सी यह है, लॉजिस्टिक्स में इनिशियल सैलरीज उतनी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर आदमी का काम करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में सिर्फ आपकी डिग्री दिखती है। अगर आप 2-4 साल अच्छे से काम करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा। राजेश जी, जय जिनेंद्र, आपने पूछा है प्लीज गाइड द बेस्ट कॉलेज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड कोर्सेज। यस, देखिए ह्यूमैनिटीज में तो बहुत ज्यादा स्कोप आज की डेट में है। इनफैक्ट मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास आंसर हो किसी भी बच्चे के पास, तो प्लीज कमेंट में आप अपना आंसर लिख दें। आपको पता है कौन कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जहां पर ह्यूमैनिटीज वाले जा सकते हैं? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कौन कौन से ऐसे आईआईटीज हैं जहां पर ह्यूमैनिटीज वाले जा सकते हैं? कुछ लोग शायद हंस रहे होंगे मेरे इस क्वेश्चन पर, लेकिन हंसने की बात नहीं है। 3 आईआईटीज ऐसे हैं जहां पर आप ह्यूमैनिटीज के बाद जा सकते हो। आप आईआईटी बॉम्बे जा सकते हो, आप आईआईटी चेन्नई जा सकते हो, आप आईआईटी शिलोंग जा सकते हो, और नेक्स्ट ईयर से आईआईटी दिल्ली भी जा सकते हो। इन चारों आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज वालों के लिए कोर्सेज हैं। इसके लिए आपको यूसीड की तैयारी करनी पड़ेगी। आईआईटी चेन्नई जाने के लिए आपको HSEE की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे वो कोर्सेज हैं जहां पर आपको डिजाइन के कोर्सेज हैं। यूसीड में डिजाइन का कोर्स है। आईआईटी चेन्नई की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का कोर्स है। तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। कविता जैन ने कहा है व्हाट इज योर ओपिनियन और स्कोप फॉर अ बैचलर इन प्लानिंग फॉर अ गर्ल? देखिए, बैचलर इन प्लानिंग अपने आप में एक बहुत ज्यादा जुनून से भरा हुआ कोर्स है। तो अगर आपको रियली प्लानिंग में बहुत बहुत शौक है
तो डेफिनेटली आप बैचलर इन प्लानिंग के बाद बहुत अच्छे जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में भी पा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी पा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आपको बैचलर इन प्लानिंग के बाद एमबीए करने की जरूरत है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, दिस इज अ कॉमन आंसर। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आपको एमबीए करना है, अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, फुल स्टॉप। अगर आपको अपना काम करना है, कंसल्टेंट बनना है, अगर आप यू वांट टू बी द ओनर ऑफ योरसेल्फ, व्हेन यू आर नॉट वरीड अबाउट द जॉब, यू आर वरीड यार मैं 10,000 लोगों को जॉब कैसे दूं, राइट? सो इफ यू वांट टू गिव जॉब टू 10,000 स्टूडेंट्स और 10,000 पीपल और एम्प्लॉइज, देन ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि बिना पढ़े लिखे आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। आप किसी बहुत अच्छे आईआईएम से एमबीए करने की कोशिश करो, उसके बाद जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में 1-2 साल किसी टॉप एमएनसी में काम करो, उसके बाद आप अपना काम अगर शुरू करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनीष जैन का क्वेश्चन है, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड विच सब्जेक्ट आई चूज इन क्लास 11th एंड माई नेम इज हिमांशु जैन एंड हिमांशी जैन एंड वांट टू बी अ लेक्चरर। देखिए हिमांशी, ऐसा है, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लेक्चरर किस चीज में बनना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लेक्चरर बनने के लिए आप हिंदी ले लो, आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, आप साइकोलॉजी ले लो, लेकिन अगर आप इसमें लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बीए करना पड़ेगा, फिर एमए करना पड़ेगा, फिर एमफिल करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा। आपकी आधी लाइफ सिर्फ पढ़ने में निकल जाएगी और उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस दिन वैकेंसी निकलेगी आपकी पूरी क्लास जाएगी। और मेरा सजेशन मानो, लेक्चरर ही बनना है ना, डू अ प्रोफेशनल कोर्स, गो फॉर आइदर एमबीबीएस, गो फॉर बीटेक, गो फॉर एमबीए। यार इनके टीचर ढूंढे नहीं मिलते। आप सिर्फ एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लो, अगले दिन आपके पास 10 ऑफर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। और जब वो 10 ऑफर आएंगे ना तो अपनी पूरी क्लास में से आप अकेले होगे इंटरव्यू में जाने वाले, क्योंकि बाकी सब कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएंगे। सो व्हाट इज इजियर? इट इज मच इजियर इफ यू एक्चुअली गो फॉर प्रोफेशनल कॉलेजेस रादर देन फॉर कन्वेंशनल टीचिंग। सो बी अ टीचर, बहुत जरूरत है अच्छे टीचर्स की लाइफ में, बट थिंक डिफरेंटली, गो फॉर दोज थिंग्स जहां पर टीचर्स की कमी है। सिद्धांत बत्रा लिखते हैं, सर it feels that I set my goals very well but I could not execute my plans। हाँ जी, ऐसा है, जब तक आपने अपना जुनून नहीं पहचाना, जब तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया और आपने गोल बना लिया, इट इज एज गुड एज कि मैं किसी और के लिए गोल बना लूं, तो गोल तो उसका बन जाएगा ना, गोल तो बन जाएगा, लेकिन क्या वो कभी एग्जीक्यूट होगा? आंसर इज कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी आंखों में वो सपना नहीं आया। जो आंखें सपना देख लेती हैं उनको नींद आना बंद हो जाता है, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका गोल सही नहीं है तो भैया एग्जीक्यूट होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सर, माई ब्रदर इज इन 10th स्टैंडर्ड एंड नाउ ही वांट्स टू मेक हिज करियर इन फिल्म इंडस्ट्री और इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अरे ये तो दो बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एकदम अलग है और आर्ट एंड क्राफ्ट एकदम अलग है। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं तो आपको एग्जाम देना चाहिए निफ्ट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे अदर देन फैशन कोर्सेज वहां पर हैं। आप एनआईडी अहमदाबाद की तैयारी कर सकते हैं। और भी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, पर्ल है, यूपीएस देहरादून है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, जनरली दे आर वेरी वेरी डायनामिक, जनरली दे आर वेरी क्रिएटिव। और यार क्रिएटिव की जरूरत कहां नहीं है, क्रिएटिव की जरूरत हर डिजाइन में है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया डिजाइन। तो इसलिए जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अच्छा है वो तो सब जगह अच्छा करेगा। लेकिन अगर आपने लिखा फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छा है, एक नोएडा में इंस्टीट्यूट है AAFT, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन ऐसे ओवरऑल फिल्म में जनरली जो बच्चा मुझे कहता है इंटरेस्ट है, जनरली उसका होता नहीं है। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होता है ना, वो मुझे क्लियर बताता है कि सर मुझे साउंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, या मुझे सिनेमेटोग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, या मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। तो ऐसा जनरली नहीं होता। जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली एज अ ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री, तो पहला शक मेरे दिमाग में यही आता है कि इट इज अ फैसिनेशन, इट इज एन इंटरेस्ट, इट इज नॉट अ जुनून। क्योंकि जिस दिन जुनून आएगा ना, वो स्पेसिफिक आएगा।
विवेक जैन जी ने पूछा है व्हाट फ्यूचर इन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेगमेंट। अरे जी, आपने तो सारे व्यापारियों की नब्ज पकड़ ली। अगर हम टैक्सेशन छोड़ दें तो सारी लाइफ कितनी सुखी हो जाएगी। हर बंदा एक ही बात के लिए परेशान है और वो है टैक्सेशन। तो इसी के लिए तो कंसल्टेंट्स चाहिए। बहुत ही अच्छा करियर है टैक्सेशन में, बहुत ही अच्छा करियर है फाइनेंस में। बस एक बात याद रखें, अगर आप फाइनेंस या टैक्सेशन में जा रहे हैं, भैया आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। सर मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है लेकिन मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूं, मेरे नंबर्स अच्छे नहीं हैं, 4 चीजें कैलकुलेटर मुझे, मैं बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकता। तो भैया आपकी थ्योरी कब तक चलेगी? क्योंकि जो फाइनेंस का बंदा होता है ना, वो तो ग्राफ देख के बता देता है, वो तो लाइन ग्राफ देख के बता देता है। तो आपकी दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। हाउ टू सेट अ प्रॉपर रूटीन फॉर स्टडीज। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको रूटीन की बात बताता हूं। मेरे एक कहानी सुनाता हूं इनफैक्ट मैं आपको। मेरे 2 स्टूडेंट थे, दोनों आईएम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, कैट के लिए। एक तो था लड़का जो जौनपुर से आया था, गाजियाबाद में रूम लेके रहता था और कोचिंग कर रहा था टाइम में। इसके पास कोई काम नहीं था, वो दिन भर जो है ना सिर्फ पढ़ाई करता था। और पढ़ाई क्या करता था, कई बार जो वो पंखा देखता था ना, तो वो आधा घंटे तक पंखा ही देखता रहता था। बेचारे के पास टाइम बहुत था। उसी के बैच में एक दूसरी लड़की थी, शी वॉज अ वर्किंग मॉम। वो पहले दिन भर ऑफिस में काम करके आती थी और ऑफिस में काम करने के बाद घर का पूरा काम करती थी। जब कभी उसको थोड़ा बहुत समय मिलता था पढ़ाई करने का, तो बड़ा फास्ट पढ़ती थी, क्योंकि अगर उसका बेबी जाग गया तो शी नोज हर प्रायोरिटी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप बताइए धीरे 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 इन दोनों में से कौन स्लो हो जाएगा और कौन फास्ट हो जाएगा? और हुआ भी यही। वो जो वर्किंग वूमन थी, क्योंकि उसने जब भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो फास्ट हो गई। और ये जौनपुर के भैया क्या हो गया, स्लो हो गए। और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कैट में फाइनली सिलेक्शन किसका हुआ होगा? ये जो वर्किंग मॉम थी, इसको मिला आईआईएम अहमदाबाद, और ये जो जौनपुर वाले भैया हैं, इनको मिला आईएमटी गाजियाबाद। सफल दोनों हुए, लेकिन सफलता की जो सीढ़ी है उसमें अंतर क्यों आया? नॉलेज दोनों को बराबर था, लेकिन भैया अगर पूरा पेपर दोनों को घर पर दे दिया जाता, दोनों सॉल्व कर लेते। लेकिन जौनपुर भाई वाले भैया जिस काम को करने में 10 घंटे लगाएंगे, वो जो वर्किंग मॉम है वो 3 घंटे में उस पेपर को निपटा सकती है। राइट? सो इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, इट इज जस्ट अबाउट हाउ मेनी मिनट्स यू कैन कॉन्सेंट्रेट। आप कितने समय ऐसा पढ़ सकते हो कि पढ़ाई के अलावा कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जितने समय आप ऐसा कर सकते हो वो आपका कंसंट्रेशन है। एंड बिलीव मी, आप एग्जाम में भी ऐसा नहीं कर पाते। इट्स नॉट अ जोक टू गो फॉर 3 आवर्स एग्जाम। 3 घंटे के इस एग्जाम में आप डे ड्रीमिंग भी करते हैं। इस 3 घंटे के दिमाग में कितने ऑडियो वीडियो आपके दिमाग में चलते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। सो इट्स नॉट ओनली स्टडीज विच विल मैटर, what matters more is a concentration। कितने घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने मिनट्स लगातार। एक और कहानी मैं आप इसको सुनाना चाहूंगा। बिट्स पिलानी में मेरा एक प्रोफेसर था जो कहता था, रितेश किसी को भी एक दिन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए मेरा फेवरेट टीचर था। मैं गया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी अपनी शरण में ले लो। बोले ऐसे नहीं, स्टॉप वॉच लेकर आओ। मैंने कहा सर हॉस्टलर हूं, पैसे वैसे नहीं है, घड़ी से काम चला लो। बोला नहीं, स्टॉप वॉच लाओ। अरे 2-4 महीने पैसे वैसे बचाए, स्टॉप वॉच लेके गया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको 0 पर सेट कर दो और पढ़ाई शुरू कर दो। जैसे ही आपका दिमाग पढ़ाई के अलावा किसी भी बात पर जाए, इसको स्टॉप कर देना और दोबारा से 0 पर शुरू कर देना। और जैसे ही 20 मिनट हो जाएं, उठ जाना। मतलब बहुत क्लियर है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये अपने आप को कन्विंस करो, मम्मी को दिखाने के लिए मत बताओ कि जी 8 बजे लाइट चालू की थी मैंने और रात को 1 बजे तक जलती रही तो मैं कितने घंटे पढ़ा, 5 घंटे। नहीं जी नहीं, आप कितने घंटे वास्तव में पढ़े वो आप कैलकुलेट करो। आपको जीवन में कभी हताशा नहीं होगी, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेहनत तो मैंने बहुत की थी, रिजल्ट नहीं मिला। इतिशा अग्रवाल कहती हैं व्हाट शुड आई डू आफ्टर बीबीए। देखिए इतिशा जी, बीबीए के बाद तो बहुत ही क्लियर है, बाकी सब बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है
कि हम एम.कॉम बी.कॉम के बाद एम.कॉम करें या एम.बी.ए करें। बी.बी.ए के बाद तो आपके पास ऑप्शन ही एक ही है। आप कोशिश करिए जितने अच्छे से अच्छे एम.बी.ए कॉलेज में आप जा पाएं उतना आपके लिए अच्छा है। शुभम जैन कहते हैं सर, आफ्टर माई बीटेक आई हैड एम्बिशन टू गो फॉर एमबीए बट इंस्टेड आई वेंट फॉर अ जॉब थिंकिंग आई वुड गेट कॉर्पोरेट एक्सपोजर। देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हर बच्चा ये मान के चलता है कि जॉब पहले करना चाहिए, एमबीए बाद में। और ये सच भी है। किसके लिए? आपके लिए नहीं है, कॉलेज के लिए सही है। अगर आप कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज मच बेटर कि कॉलेज एक ऐसे बच्चे को अपनी सीट दे जिसके पास एक्सपीरियंस है। उससे दो फायदे होंगे, वन, उसको पढ़ाना आसान है, टू, एनी वो एक नौकरी छोड़ के आया है तो उसको जो अगली नौकरी मिलेगी वो ज्यादा की मिलेगी, कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ओ भाई, तुम्हें फायदा नहीं है, क्योंकि तुम कैसे कंपेयर करते हो मैं बताता हूं। तुम बोलते हो जी मुझे मिला 20 लाख का पैकेज और मेरे साथ एक 3 साल एक्सपीरियंस था, उसको मिला 25 लाख का प्रोजेक्ट। अरे भैया, वो 3 साल आगे था ना तुमसे, उसका बैचमेट जो 3 साल पहले एमबीए करके निकल गया वो 35 लाख पा रहा है, तो उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ? वाई यू आर कंपेयरिंग हिम विद यू शुड कंपेयरिंग हिम विद हिज बैचमेट जिसने फ्रेशर एमबीए किया। तो अब आप बात को समझो। अगर कोई कॉलेज मुझसे पूछता है कि रितेश जी आपको क्या लगता है हमें कैसे बच्चे चूज करने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड या फ्रेशर, मैं हमेशा कहूंगा एक्सपीरियंस। यू शुड गिव प्रेफरेंस टू एक्सपीरियंस। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे एमबीए कब करना चाहिए, जल्दी या बाद, भैया जल्दी आप खुद ही देख लो। अगर आप 3 साल, जैसे इन्होंने कहा है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम करके जाओगे, मान लो आप बीपीओ में काम करके गए, अरे भैया तो वो बीपीओ का एक्सपीरियंस बाद में छोड़ी जुड़ेगा। जब आप प्रमोशन के लिए जाओगे, जब आप सीईओ बनने के लिए जाओगे, तो आपके एमबीए के बाद का एक्सपीरियंस देखेंगे या आपका पुराना बीपीओ वाला ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो प्लीज गो फॉर एन एमबीए एज सून एज पॉसिबल। आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आगे भी था। शुभम ने फाइनली पूछा है, शुड आई क्विट माई जॉब एंड प्रिपेयर फॉर कैट? मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि कैट की प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो बंदा जॉब छोड़ के तैयारी करता है और जो बंदा जॉब करते हुए तैयारी करता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो जॉब करते हुए तैयारी करता है या कॉलेज में पढ़ते हुए तैयारी करता है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं हायर परसेंटाइल लाने के, क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। आप दिन भर घर में बैठोगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो जब तक आपको ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको पढ़ाया बहुत जा रहा है और घर पर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मेरा सजेशन है आप ज्वाइन करो, तैयारी शुरू करो। और सबसे अच्छा वक्त तो मैंने फिर से बताया आज है। आज आप आज से तैयारी शुरू करो। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाइव क्लासेस दे रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी शुरू करो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे टीचर आपको पढ़ाएगा। प्रॉब्लम क्या है? गो फॉर इट। जब नौकरी आपके आड़े आएगी, आप पढ़ना ज्यादा चाहते हो, टाइम कम मिलता है, उस दिन छोड़ देना। बेस्ट कॉलेजेस फॉर कॉमर्स इन साउथ इंडिया। हाँ यार, मजे की बात देखो, बेस्ट कॉलेजेस फॉर कॉमर्स इन साउथ इंडिया। अब बेस्ट मतलब किस बात में बेस्ट? अब पहले तो हमें यह बताइए आप कि बीकॉम हम बहुत अच्छे कॉलेज से करें या मीडियोकर कॉलेज से करें या हम कोटा टाइप कॉलेज से करें। कोटा टाइप समझ गए ना? जैसे कोटा में होता है ना कि आपकी स्कूलिंग को साइड में कर दिया जाता है और कोचिंग को आपकी मेन कर दिया जाता है। तो आजकल ये भी अच्छा एक कंसेप्ट चला है। लोग मीडियोकर कॉलेज जाने की बजाय ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो पढ़ाई का। इसीलिए आप 3 साल बैठ के कैट की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो सबसे अच्छे कॉलेज का बीकॉम का बच्चा है वो भी क्या करेगा? या तो कैट देगा या जीमैट देगा या आईएएस देगा या एसएससी देगा। यार इनमें से किसको फर्क पड़ता है आप किस कॉलेज से हो? कॉलेज का फर्क सिर्फ एक बात के लिए पड़ता है कि अच्छा कॉलेज है तो अच्छे बच्चे होंगे। तो अगर आपको बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि आपके बाकी बच्चे कैसे हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ गुड कॉलेज। बट इफ यू आर डिटरमिन्ड, इफ यू नो योर स्ट्रेंथ, इफ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, देन व्हाट्स द हार्म इन गोइंग फॉर अ नियर बाय कॉलेज एंड फोकस ऑन कैट प्रिपरेशन और फोकस ऑन जीमैट प्रिपरेशन और फोकस ऑन आईएएस प्रिपरेशन, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि सिर्फ आपके बीकॉम अच्छे कॉलेज से कर लेने की वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगा। रविंद्र जैन जी ने पूछा है, सॉरी उनकी बेटी है शायद, आई एम दिशा जैन, जस्ट गेव एग्जाम ऑफ 10th बोर्ड, आई वॉन्ट टू
डू माई करियर इन इंटीरियर डिजाइन। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मत जाइएगा, अगर आपका पैशन है तो बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से इंटीरियर डिजाइन पसंद करना चाहते हैं, शायद कि उसके लिए कम पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप इंटीरियर डिजाइन या आप किसी भी डिजाइन में जाना चाहोगे तो मैं आपको सबसे पहले कॉलेज का नाम कौन सा लूंगा? NID अहमदाबाद। और NID में सेलेक्ट होने के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हैं। अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सेकेंड NIFT की तैयारी कर सकते हैं। अगर वहां भी सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम आपको UPS देहरादून, पर्ल, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कॉलेज में जाना है। तो अगर आप में है उतना जुनून कि आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। डिग्री के लिए जाना, अननेसेसरी छोटे डिप्लोमा के लिए मत जाना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आपको नॉलेज भी इतना नहीं मिलेगा कि आप कुछ लाइफ में कर पाओ, टाइम खराब हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम। विकास जी, अगर आप बताएंगे किस एंट्रेंस एग्जाम की आप बात कर रहे हैं तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गौरान्वित मेहता, आई एम इन 4th ईयर BA LLB, आई रियली नीड सम क्लैरिटी ऑन वेदर परस्यू कॉर्पोरेट सेक्टर और लिटिगेशन सेक्टर। व्हाट, देखो यार, मार्केट की बात नहीं है, मार्केट तो दोनों का बहुत अच्छा है। लिटिगेशन में आप देखोगे कम से कम 100 ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ 10,000 ऐसे भी लोग होंगे जिनका खर्चे ही नहीं चल रहा है। सेम विद द कॉर्पोरेट ऑल्सो। कॉर्पोरेट में आप देखोगे कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी सब मीडियो करें, सैलरी पा रहे हैं, कुछ नहीं है लाइफ में, डेली 9 to 5 की टाइम पास करके आ जाते हैं। भैया आपको किसमें मजा आएगा? अगर आपकी वाकपटुता ज्यादा है, अगर आप सीरियसली लिटिगेशन में अपने और अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं तो आप लिटिगेशन में जाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, या आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज्यादा शब्दों के ऊपर नहीं जाते, आप थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति हैं, देन आई वुड से यू गो फॉर कॉर्पोरेट। दोनों फील्ड बहुत अच्छे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे। मैंने ऐसे ऐसे वकीलों को जानता हूं यार जिनके 20-20, 25-25 लाख रुपए वो 1 घंटे के कंसल्टेशन के लेते हैं, लिटिगेशन के अलग से। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लिटिगेशन में कम है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी वार्षिक आय जो है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो उनकी ईयरली सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताओ मैं किसको कम कह दूं? यार ये जो करियर है ना, ये सिलेक्शन नहीं है, ये मैचिंग है। अगर मेरे पेन का ढक्कन गुम जाएगा तो मैं क्या ढूंढूं? मैं सबसे अच्छा ढक्कन ढूंढूं या अपने पेन का ढक्कन ढूंढूं? इट इज सिलेक्शन, आई मीन इट इज मैचिंग, नॉट अ सिलेक्शन। आप कहां पर अच्छा करेंगे, आपका यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपने अपने प्रोफेशन से इसको मैच कर दिया, नो मैटर व्हाट योर प्रोफेशन इज, आप छा जाओगे। ऋषभ जैन ने हाई किया है। अक्षय भाटेवाड़ा ने कहा है सर व्हाट आर द कुरियर, नहीं सॉरी, आप करियर अपॉर्चुनिटीज शायद लिखना चाहते थे, टाइपिंग एरर है। व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, कोई बात नहीं, हट गया है मुझसे। सक्सेस के लिए डे शेड्यूल जरूरी है क्या? रत्नाकर जी, ऐसा है, डे शेड्यूल की बात नहीं है, बात यह है कि क्या हमारे पास समर्पण है, हम जो भी करना चाहते हैं अगर हमारे पास समर्पण है तो डे शेड्यूल अपने आप बन जाएगा। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। पहला है क्या शेड्यूल बनाना जरूरी है? तो भैया जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लें, बचपन से लेकर आज तक जितने कागजों पर आपने शेड्यूल बनाए हैं आज तक पूरे हुए क्या? तो ये जो कागजों पर शेड्यूल बनते हैं ना, दिस इज वेस्टेज ऑफ कागज, वेस्टेज ऑफ ट्री, वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। एनवायरमेंट का ध्यान रखो भैया। आपका शेड्यूल तो दिमाग में बनना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में शेड्यूल बन जाएगा उस दिन अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त पर नींद खुलेगी। लेकिन जिस दिन कागज में आपने शेड्यूल बनाया तो भैया ये कागज फटेगा, अगले दिन दूसरा कागज आएगा। तो अगर आप कागज पर शेड्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट, कुछ नहीं होता इससे। शेड्यूल दिमाग में होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उस काम को करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। यू शुड कंसीडर एवरी टाइम यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट बी हैप्पी, यू शुड स्माइल। लेकिन अगर मन में आ गया यार ये करना पड़ रहा है, तो भैया ऐसे शेड्यूल से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। हर्षित ने पूछा है BSc इंडस्ट्री केमिस्ट्री के बाद क्या स्कोप है? देखो भैया फिर से वही बात है, आप
कोई भी मुझसे ग्रेजुएशन पूछेंगे, सबका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, आपको ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप डिसाइड करो कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहोगे, आप स्टेट पीसीएस देना चाहोगे, एसएससी देना चाहोगे, बैंक में जाना चाहोगे, क्रैक दैट एग्जाम एंड गो फॉर इट। अगर आप अपना काम करना चाहते हो, देन अगेन यू शुड ट्राई टू डू एन एमबीए फ्रॉम एज बिग बी स्कूल एज पॉसिबल, गो फॉर अ कंपनी विच इज इन योर रिलेटेड फील्ड एंड देन स्टार्ट ऑन योर ओन। सृष्टि जैन ने कहा है, सॉरी हट गया है, गरिमा जैन कहती हैं आई एम एन इंजीनियर। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं पढ़ता हूं तब तक डिलीट हो जाता है क्योंकि अगला मैसेज आ जाता है, तो इन सभी लोगों के मैसेजेस मैं बाद में इसी टेल में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मुझसे कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको क्लैट की लास्ट डेट क्या है, कहां जाके फॉर्म भरना है, कैसा लिंक है, आपको कुछ भी ऐसा पूछना है, आप प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए। अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी इसी कमेंट में आप लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं या मेरी टीम आपको सारी की सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। आई रिपीट, कोई भी आपको जानकारी चाहिए जिसमें शायद अभी ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, आप कोई भी डिटेल चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, तैयारी का, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, आपको ये सारी चीजें हम आपको व्हाट्सएप पर बाद में दे सकते हैं। आप सिर्फ इन्हीं कमेंट्स में अपनी रिक्वायरमेंट और अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखते जाइए। संदीप जी ने पूछा है, जय जिनेन्द्र संदीप जी, हाउ टू प्लान माई स्टडीज आफ्टर 8th क्लास। अच्छा, उनकी बेटी लिख रही है, एज सॉरी वो डिलीट हो गया है, मैं आपसे बाद में इसी कमेंट पर मैं आपको आंसर दे दूंगा। राजेश जी ये कहते हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज नाउ प्रमोटेड टू 12th ग्रेड with 85% marks in 11th the grade in science stream. In fact, she topped on 2 subjects in class. Or we should wait an year or 2 for gaining work experience. No. देखिए, कोई भी फायदा नहीं है। इनफैक्ट मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो लोग आपको ये कहते हैं कि मैंने 2 साल नौकरी की उसके बाद एमबीए किया, तो भैया मेनली बात क्या होगी, उस बच्चे ने पूरी कोशिश की अपने ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने की, नहीं सिलेक्शन हुआ तो उसने साथ में कुछ और काम किया और 2 साल बाद सेलेक्ट हो गया। उसको कॉपी करना है आपको, तो ऐसा नहीं आप पहले 2 साल अपने खराब कर दो फिर उसके बाद आप तैयारी करो। जो भी तैयारी करनी है, राइट टाइम इज टुडे, not tomorrow. How do we get to know that our goals are perfect for us or not? देखिए 3 तरीके हैं, मैं आपको रिपीट करता हूं, शुरू में मैंने आपको बताया था, हो सकता है आप लेट आए हों। सबसे पहला है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक कर देखिए, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में सोचिए। नंबर 2, अपने फैमिली और फ्रेंड्स की इसमें हेल्प लीजिए। अगर आप इन दोनों को नहीं कर पाते हैं तो फिर नंबर 3 है साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। आप किसी भी प्रोफेशनल करियर काउंसलर की हेल्प लेकर ये 2 टेस्ट दे सकते हैं। टेस्टों का एनालिसिस आप उनसे करवा सकते हैं या आप मेरी भी उसमें हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बच्चे की ये 2 चीजें मुझे भी पहले चाहिए होंगी, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा करेगा। नीरज जोशी ने कहा है, व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर एमबीए इन ऑपरेशंस। हर कंपनी को आवश्यकता है ऑपरेशंस में एमबीए के बाद, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। सिर्फ इतना है कि आपका बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। इनिशियल सैलरीज ऑपरेशंस में उतनी अच्छी नहीं है जितनी मार्केटिंग या फाइनेंस में है, लेकिन आगे आपके स्कोप में कोई भी कमी नहीं है। पीयूष जैन कहते हैं, आई एम अ ट्रेनर एंड आई एम डूइंग बिजनेस ऑल्सो, बट एज पर प्रेजेंट मार्केट विच इज द बेस्ट थिंग टू कंटिन्यू। नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको इन दोनों में से किस काम में मजा ज्यादा आता है। जिस काम में आपको मजा ज्यादा आता है वो काम अगर आप करेंगे तो आप लाइफ में हमेशा बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं इस प्रोफेशन में जब आया था तो मैं मॉर्गन स्टैनली छोड़कर आया था। आई वॉज पोस्टेड इन चेन्नई इन मॉर्गन स्टैनली, और जब मैंने अपनी वो बहुत ही कुशी जॉब, हाई सैलरी, हाई पर्क्स छोड़ा था तो सभी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, डिसोन कर दिया था। और आपको पता है, ठीक 1 साल बाद जब मैंने उन लोगों को इनवाइट किया कि आज शाम को 6 बजे मेरा दूरदर्शन पर इंटरव्यू है, आप समझ रहे हैं सभी ने क्या मुझे जवाब दिया? सभी ने कहा, हमें पता था तू बहुत अच्छा करेगा। तो बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए किस बात में इंटरेस्ट है, आप सिर्फ ये देखिए आपका जुनून किस तरफ है। इंटरेस्ट पे मत जाना, जुनून होना चाहिए, किस काम को करने में आपको मजा आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रचना जी ने कहा है, तारीफ की है, थैंक यू रचना जी।
अगला क्वेश्चन संध्या जी सिंह जी ने लिखा है, सर इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन सो व्हाई वी हैव ऑप्ट फॉर सीए स्टडी अदर देन एमबीए फाइनेंस एंड ऑल कोर्सेज। देखिए सीए और एमबीए में बेसिक डिफरेंस क्या है? सीए और एमबीए में बेसिक डिफरेंस एक ही है कि एमबीए में तो परेशानी होती है एंट्रेंस एग्जाम के समय, यानी आपको आईएम अहमदाबाद में घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन जो आईएम अहमदाबाद में घुस जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, सब कुछ पूरा करते हैं, सब 2 साल में पास हो जाते हैं ऑलमोस्ट। सीए में उल्टा है। सीए में क्या समस्या है? सीए में हर कोई जा सकता है, अंदर घुसने का दरवाजा बहुत बड़ा है लेकिन बाहर निकलने का बहुत छोटा है, इसीलिए आपको बहुत बाद में पता चलता है कि आप सीए बन गए। इसके अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं है। सीए के बाद भी आप अपना बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं, और एमबीए फाइनेंस अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है तो उसके बाद भी आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। माई डॉटर, मनीष जी ने लिखा है, माई डॉटर वॉन्ट टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट प्रेजेंट, शी इज स्टडिंग इन क्लास 7th, विच सब्जेक्ट शी शुड चूज। देखिए अभी तो मनीष जी वैसे भी 10th तक सारी सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने हैं, और डीएम बनने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि शायद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। वो आप ऐसा भी ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ऐसा भी ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें मनीष जी, 7th से ही अपने बच्चे के लिए आप एक न्यूज़पेपर लगवा लें, उसका नाम है टाइम, उसका नाम है द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स आप लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो काम नहीं आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड द हिंदू। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लेट एंड आईपीएम, हाँ जी, विजय सोनी जी ने लिखा है, क्लेट या आईपीएम की तैयारी कैसे करें। देखिए क्लेट या आईपीएम की तैयारी करने के लिए आपको सारी डिटेल जानकारी आप मुझे इस पर नीचे कमेंट में डाल दें, तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली क्या क्या सिलेबस है, कितनी कितनी चीजें हैं, मोटा मोटा आईपीएम इंदौर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। आईपीएम रोहतक में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। क्लेट की अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और लॉ। हालांकि इसमें लॉ में आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जीके में भी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें रीडिंग कंप्रिहेंशन मोड में हैं। वो आपको पहले एक पैसेज देते हैं, उसमें से आपको चूज करके आंसर देना है, तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपको अभी मैं अपना नंबर यहां पर डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा जो हम इस 1 घंटे में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप भी मुझसे व्हाट्सएप के जरिए वो जानकारी ले सकते हैं। सर कैन यू टेल मी अबाउट द स्कोप ऑफ एमएससी फॉरेंसिक साइंसेज, करंटली आई एम डूइंग बैचलर इन वोकेशन PAQA लास्ट सेमेस्टर। हाँ जी, आप जा सकते हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस में, अगर आपको बहुत ज्यादा उस तरफ एप्टीट्यूड भी है और इंटरेस्ट भी है तो आप उसमें टैलेंट बना सकते हैं। बहुत अच्छा करियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं है, आपका कोई कजन या आपका दोस्त अच्छा कर रहा है, इसलिए आप इसमें जाना चाहते हैं, भैया बिल्कुल मत जाना। जितने लोग जाएंगे सबका करियर नहीं बनेगा, सिर्फ जो जुनून वाला है उसी का करियर बनेगा। अगर एमएससी की फॉरेंसिक फॉरेंसिक साइंस की क्लास में 30 बच्चे हैं, इनमें से 1 या 2 जुनून वाले होंगे, इनका बहुत अच्छा करियर बनेगा, बाकी का कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज डू नॉट कॉपी करियर एंड पेस्ट ऑन योरसेल्फ। आई वॉन्ट टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर बट आई डोंट लाइक मैथ्स। नहीं भैया, बिना मैथ्स के इंजीनियर बनोगे तो आप खुद देश को बर्बाद करोगे, अपने आप को बर्बाद करोगे। जरूरी नहीं है आपको मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो प्लीज 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 डू नॉट गो अननेसेसरली फॉर इंजीनियरिंग। बहुत सारे करियर ऑप्शन है मैथ्स के बिना, ढेरों करियर ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मत डरो। लेकिन ऐसा ना करो कि आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पर चाहिए है मैथ्स और आपके पास नहीं है। When our interest lies in gaming, yes, गेमिंग में बहुत बढ़िया करियर है संचेती जी। Then how should one focus on college interview? कॉलेज इंटरव्यू का गेमिंग से कनेक्शन मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है। देखिए इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जनरली जानना चाहता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, मतलब आपसे वो पूछेगा कि आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे। इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि आपसे वो किस तरह के, उसको कैसे पूछता है, सीधे नहीं पूछता, वो आपको सबसे पहले पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब इस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ की अगर आप हिंदी में व्याख्या करें तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो गया, भैया मुझे एक क्वेश्चन दे दे ताकि मैं तुझसे पूछ लूं।
तो जब आप बताओगे कि आप गेमिंग में बहुत अच्छे हो इंटरव्यू में, तो वो आपसे गेम के क्वेश्चन पूछेगा। आप बोलोगे मैं मैथ्स में अच्छा हूं तो मैथ्स के पूछेगा। आप बोलोगे मैं अपने जॉब में अच्छा हूं तो जॉब के पूछेगा। तो आप डिसाइड करोगे कि क्या पूछा जाना है, इंटरव्यूअर कभी नहीं डिसाइड करता। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर गुड इन समथिंग, प्लीज शोकेस इट। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है ना, आपको अपने आप को बेचना है, तो इंटरव्यू में आप अपने अच्छे एस्पेक्ट दिखाइए। इंटरव्यूअर अपने आप वही पूछेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक्चुअल साइंस इज अ गुड फील्ड टू चूज एज अ करियर। अगेन द सेम आंसर है भैया। अगर आप एक्चुअल साइंसेज के लिए बहुत फेनेटिक हो, आप में उस तरह के डेटा एनालिसिस की क्षमता है, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साथ में आप पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हो, बार बार आप बाहर घूमने फिरने नहीं चले जाओगे, किसी से बात करने नहीं चले जाओगे, अपने सिस्टम पर 7 8 10 घंटे लगातार काम कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल एक्चुअल साइंस में जाना चाहिए। अगर आप लोगों से मिलजुल के काम करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन नहीं है। हेलो सर, शुड आई गो फॉर एमएससी आईटी और एमसीए? कोई फर्क नहीं पड़ता। एमएससी और आईटी और एमसीए में दोनों में नॉमेनक्लेचर का फर्क है। आप दोनों जगह की एवरेज सैलरी को चेक कर लें, आप वहाँ के टीचर्स को चेक कर लें, करिकुलम को चेक कर लें। अल्टीमेटली सिमिलर कंपनी सिमिलर प्रोफाइल के लिए दोनों जगह जाएंगी। आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर पढ़कर अपने इंटरव्यू क्रैक बेटर तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तारीफ लिखी है, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। पौरुष चौधरी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 11th। पौरुष चौधरी ऊपर चला गया, चलिए मैं ढूंढता हूँ अभी, मीनवाइल हम अगले पर आते हैं। सर, आई एम ओनर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म स्टोर, आई वॉन्ट टू एक्सपांड इट, एनी अप्रोच? देखिए अंजू जी, अप्रोच की हम बात करें, बहुत ही सिंपल सी बात है। नंबर 1 तो आपकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको अप्रोच करें। लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वालों के पास अपने सैंपल पहुंचा सकें, अपने रेट्स को कॉम्पिटिटिव रखें और अपनी बात अच्छे से और इफेक्टिवली सारे स्कूल्स को बताएं। जितनी अच्छी आपकी डिज़ाइंस होंगी, जितना अच्छा आपका मटेरियल होगा, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि क्वालिटी की डेफिनेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं होती। आपकी टाइम, आपकी डिलीवरी, आपका हमेशा अपने प्रोमिसेस पर खरा उतरना, ये सारी चीज़ें हैं जहां पर आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी आपको दूसरी चीज़ों में रेफर करेंगे। डीसी सोलंकी जी कहते हैं, इज देयर एनी स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? सोलंकी जी, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। भैया, बिना डिजिटल मार्केटिंग की तो आज कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज हम कोरोना के कारण अंदर बैठे हैं, बताइए अगर किसी ने होर्डिंग लगा रखा है तो कौन देख रहा है उस होर्डिंग को? कोई नहीं देख रहा। अगर किसी ने पर्चे बांटने की चाहा था, वो नहीं बांट सकता। तो सारी आउटडोर मार्केटिंग खत्म है। तो अभी चल क्या रहा है? और ये आप कहेंगे अभी कुछ दिनों के लिए चल रहा है, नहीं जी, सारे कस्टमर्स की आदतें चेंज हो रही हैं। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता था, सीख रहे हैं। लोगों को पेटीएम नहीं आता था, सीख रहे हैं, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जो चल रहा है ना, इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप अपनी क्वालिटी पर फोकस करें, डेफिनेटली देयर इज नो डर्थ ऑफ स्कोप। साकेत भाटेवाला कहते हैं, सर, आई हैव बीन प्रमोटेड टू सीनियर डेजिग्नेशन इन एग्जिस्टिंग कंपनी इन वेरी बिगिनिंग ऑफ करियर with the post when I am applying for other companies my CV is getting rejected due to less experience। बिल्कुल सही कहा साकेत। देखो यार, प्रॉब्लम क्या है ना, डेजिग्नेशन पर फोकस छोड़ दो आप। ये मैं बच्चों के लिए भी बता रहा हूं, ये आंसर जो मैं आंसर साकेत जी को दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सारे बच्चे और पेरेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। इट इज नॉट द डेजिग्नेशन विच इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर डूइंग इन द कंपनी इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें कभी लाइफ में ये नहीं लिखना है, किसी को इंटरव्यू में ये नहीं बताना है जी 5 साल में आप क्या बनोगे, जी मैं मैनेजर बनूंगा। अब मैनेजर नहीं बनोगे, उसको क्या लिखोगे, मैं 20 लोगों का मैनेजर बनूंगा? नहीं नहीं, उसको बोलो आई वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 पीपल। और सिर्फ लिखो नहीं, समझो। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मैं 20 लोगों पर आदेश चलाऊंगा, भैया ना वो 20 लोग तुम्हें मिलेंगे, ना तुम मैनेजर बनोगे। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये ताकत पैदा कर ली कि तुम 20 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, उस दिन तुम सही में उस 20 लोगों का मैनेजर बन जाओगे। तो आप साकेत जी हमेशा अपने रिज्यूमे राइटिंग में अपने जो आपने काम किए हैं उनको फोकस करें, डेजिग्नेशन को थोड़ा सा कम उभारें और आंसर्स में भी ऐसा ही करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीमा चतुर्वेदी जी कहती हैं, गुड इवनिंग सर, माय डॉटर वांट्स टू परस्यू एनडीए
इज इट अ नाइस ऑप्शन फॉर गर्ल्स? देखिए, एनडीए में गर्ल्स के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिफेंस में गर्ल्स का अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन अगर शी इज रियली फैनाटिक अबाउट इट, शी इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस, शी कैन डू दैट हार्ड वर्क, देन डेफिनेटली शी कैन गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर, माई डॉटर वॉन्ट टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसेंटली शी इज स्टडिंग, ये मैं आंसर कर चुका हूं, सॉरी दोबारा आ गया है, थोड़ा सा ऊपर करिए। My age is 33 and got opportunity in CASA, but I am working in operations for last 3 years. Can I try? Because I review its struggle a lot. कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जाइए, आपको इंटरेस्ट अपने पुराने फील्ड में है तो बिल्कुल भी मत जाइए, नथिंग एल्स। यहां मैंने इंटरेस्ट शब्द यूज किया है, सॉरी, रिप्लेस इट विद जुनून, रिप्लेस इट विद कि आप कितना उसमें दम लगाना चाहते हैं, रियली आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं है। आई एम स्तुति जैन, 12th पास एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट फॉर लास्ट 1 year and half months is left for the exam, but I am having saturation regarding preparation. I am not able to utilize my efficiency maximum in these last days. Whenever I sit down to study, I feel saturated and my saturation level is increasing more. मुझे ऐसा लगता है रेखा जी, या श्रुति जैन, सॉरी आपकी मम्मी का नाम होगा, श्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपने बेसिक कंसेप्ट दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और जो कंसेप्ट आपने एक बार पढ़ लिए ना वो दोबारा पढ़ने में कभी भी मन नहीं लगता। तो मेरा सजेशन ये है, आप बिल्कुल अपनी सारी किताबों को साइड में रख दो जो जो आप पढ़ चुके हो, एंड ओनली 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 फोकस ऑन ओल्ड पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। आप कोई भी मॉक टेस्ट की सीरीज ज्वाइन कर लो, किसी भी बड़ा शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ऐसा कोचिंग ज्वाइन करो जिसकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हों। क्यों? क्योंकि जब ऑल इंडिया लेवल में ब्रांचेज होंगी तो आप अपने टेस्ट में कंपेयर सिर्फ 20, 30, 50, 100, 200 बच्चों से नहीं करोगे, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख बच्चों से अगर आप कोशिश करोगे। अगर आप 100 बच्चों में टॉपर हो तो आप नहीं बता सकते आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगी, आप पढ़ किससे भी सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको सिर्फ मार्केट के टॉप 2 या 3 प्लेयर्स की ही लेनी चाहिए, ताकि आपको ये कंपेयर करने में आसानी हो कि आप, अगर आपकी रैंक 2 लाख बच्चों में 1,62,000 आ रही है तो आपको पता है ना कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वेरी क्लियर, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज ले लो जिसमें, जो ऑल इंडिया हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस टेस्ट को देते हों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वेरी सिमिलर क्वेश्चन, so we'll come to this Sankesh Gadia. Hi sir, Mahak Gadia here. I am in 3rd year in BTech of mechanical. I am confused to do either MTech in mechanical or computer science. How come? अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आप MTech कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाहते हो, मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपके 2 ऑप्शन हैं, या तो आप MTech या MS करें या फिर आप MBA करें। अब जहां तक MTech की बात है तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि MTech सिर्फ आदमी करता है किसके लिए, रिसर्च करने के लिए, और इंडिया में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो आपको सीरियसली अगर रिसर्च करने का मन है, आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरा सजेशन है आप GRE की तैयारी करें। और GRE की तैयारी करके बहुत सारे ऐसे, खासतौर से मैं आपको मैकेनिकल के लिए जर्मनी का ऑप्शन देना चाहूंगा, आप जर्मनी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि बाहर जाने में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, वो मुझे लगता है कि आपको शायद गलत भी पता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस बाहर ऐसे हैं जो इंडियन कॉलेजेस से कम या बराबर खर्चे में भी आप बाहर पढ़ सकते हो। GRE में बहुत सारी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, टीचिंग असिस्टेंस है, रिसर्च असिस्टेंस है। तो आई वुड सजेस्ट यू, इफ यू आर रियली कीन ऑन टेक्नोलॉजी, ट्राई टू गो फॉर GRE, टेक अ स्कॉलरशिप एंड गो अब्रॉड। सेकेंड ऑप्शन है MBA। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी की जगह MBA करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हर्ष नहाटा कहते हैं, आई अपीयर्ड फॉर कैट दिस ईयर एंड आई हैव approximately 75 percentile and I received the admission offer from IMT Hyderabad and Sri Balaji Pune. Should I join or take another year drop to prepare CAT 20? I think I need some more information, Harsh, about you, your 10th, your 12th percentage, and also your breakup. आपका जो 75 परसेंटाइल है, क्वांट में कितना है, रीजनिंग में कितना है और इंग्लिश में कितना है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मैं किसी को बोलता हूँ अभी, माई टीम विल राइट माई फोन नंबर विद द नेम रितेश जैन एंड फॉलोड बाय फोन नंबर। तो आप उस नंबर पर मुझे कॉल ना करें, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी भेज दें। विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज आई विल ट्राई टू हेल्प यू।
So can someone send the phone number of hers? Okay, we are coming to Kartikeya Jain. I am pursuing an MBA from an old IIM. I want to eventually move into manufacturing auto parts as a business, joining my dad's industry. Very good. इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? Should I work in FMCG for a year or two before that? नहीं, मुझे अगर आपके पेरेंट्स की ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है कार्तिकेय, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपके पापा का ड्रीम कंपनी कौन सी है. पक्का ऐसी कोई कंपनी होगी जिससे या तो वो माल मंगाते होंगे या सप्लाई करते होंगे या कंपटीशन होगा. उस ड्रीम कंपनी में आप छोड़ो कितना पैसा मिलेगा, आप उस ड्रीम कंपनी में साल भर काम कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम पूरी लाइफ नहीं होगी. ये मैं सिर्फ हर्ष को नहीं कह रहा हूं, ये मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूं जो अपने पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है. देखो यार, अगर आप कम पढ़े हुए या कम एक्सपीरियंस के साथ अपने पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करोगे, आपके पेरेंट्स आपको भाव नहीं देंगे. आपको कहेंगे लो जी ये 50,000 रुपए मिश्रा जी को पकड़ाओ, आपसे कहेंगे कि उससे ये सामान ले आओ. बिल्कुल भी आपको बिजनेस में डिसीजन मेकिंग नहीं मिलेगी. आपका करियर पूरी तरह से चौपट है. आप कमाओ जो भी, लेकिन करियर चौपट है. तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके पेरेंट्स का, आपके पापा के बिजनेस में कौन ऐसा बंदा है जो आपके पापा जिसकी बहुत तारीफ करते हैं. कोई सप्लायर है, कोई आपका जिसको आप माल भेजते हो या जिससे आप माल मंगाते हो, कंपटीशन में है. उस कंपनी में कम से कम आप अच्छी पोजीशन पर 1-2 साल काम कर सको. इसके लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ. जैसे ये IIM किसी ओल्ड IIM से करके आए हैं, इनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है. इनको सोचना है इनको किस कंपनी में काम करना है. ऐसा नहीं है कि इनको वो कंपनी इजीली नहीं मिलेगी. कोई ना कोई ऑटो सेक्टर की बहुत अच्छी पोजीशन इनको मिलेगी, विच शुड बी सिमिलर. उनको वो एक्सपोजर मिलेगा जिस तरह का काम वो अपना करना चाहते हैं. यार शुरू में सीखोगे तो गलती होगी, अपने पैसे से गलती क्यों करना है? किसी कॉर्पोरेट के यहाँ जाके गलती कराओ ना यार. जब सीख जाओगे तो अपने बिजनेस में लग जाना. पापा का नुकसान काहे को करना है? आगे चलते हैं. आर्ची चितौड़ा, आपका कहना है आई थिंक हमारा टाइम हो गया है. तो आई रियली एंजॉयड. मुझे नहीं पता चला, मैंने अभी घड़ी देखी तो मुझे पता चला. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं BJS के. कल भी कोई प्रोग्राम है, डेली 14 दिन का प्रोग्राम है, 4 से 5 बजे तक है. स्टे ट्यून. डेली आप लोग इन प्रोग्राम्स को देखिए. बहुत मेहनत की है BJS वालों ने और मैं बहुत उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू. जय जिनेन्द्र.